दिल्ली के मंगोलपुरी में जन्मदिन पार्टी के समय एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप उसी के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर लगा है। दावा है कि मारा गया आदमी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था और उसका काफी समय से पड़ोस में रहने वाले नसरुद्दीन नाम के युवक से धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद होता रहता था। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई ने एक धार्मिक यात्रा निकाली थी जिस समय उसकी पड़ोसी से कहासुनी हुई थी। हालांकि पुलिस अभी हत्या की वजह कोई धार्मिक झगड़ा नहीं बल्कि एक पार्टी में हुआ आपसी विवाद बता रही है और जांच में जुटी है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि हत्याकांड के बाद अब तक किसी भी मुस्लिम नेता ने इसकी निंदा नहीं की है। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे। चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, 5 की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के गढ़ माने जाने वाले उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में रैली की। सालों पहले बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग बंगाल में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का बेसब्री से इंतजार है। यही वजह रही कि अमित शाह की ठाकुर नगर की रैली को अहम माना जा रहा है, जिसमें अमित शाह की बात सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अमित शाह जो कहेंगे उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतुआ समुदाय के लोगों के बीच आज अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो जैसे ही ठाकुरबाड़ी मैदान पहुंचे वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जिसके बाद अमित शाह ने मतुआ समुदाय के लोगों से वादा किया कि वो उनका भारत की नागरिकता पाने का सपना सच करेंगे। वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। यही नहीं, उन्होंने भरोसा दिया कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। केंद्र सरकार जब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी तो मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि इस कानून के लागू होने से हिंदू शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के लोग इस बार कई सीटों पर हार जीत तय करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में 40 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। राज्य के जिन जिलों में मतुआ समुदाय के लोग चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं उनमें नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इन जिलों में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर के पास न अपनी जमीन है और न ही भारत की नागरिकता, और नागरिकता संशोधन कानून उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस कानून से टीएमसी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि वो इसका विरोध कर रही है। ऐसे में उसे डर है कि मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी के पाले में न चले जाएं। तो वहीं बीजेपी की रणनीति ममता पर चौतरफा हमला करने की, परिवर्तन यात्रा को भी उसी रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जेपी नड्डा के बाद अमित शाह ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत लगातार हो रही है पश्चिम बंगाल में, और कूच बिहार की
जो परिवर्तन यात्रा है वो गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर शुरुआत की है। जिसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और ममता सरकार को घेरने के लिए जय श्री राम के नारे का मुद्दा उठा दिया। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने वहां मौजूद जनता में उत्साह भरने के लिए जय श्री राम के नारे लगवाए भी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर लगातार हमले कर रही है। और अमित शाह ने भी उसी ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी को जमकर घेरा। कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया और ममता पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। जिसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार किया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठा दिया। तुरंत क्षमतार अपचेष्टा करे যেন শারীরিকভাবে ধমকানি দিতে এসেছেন। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली हिंसा और इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके की वजह से उनका वो दौरा स्थगित हो गया था। यूपी के बुलंदशहर से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते बेकाबू लपटे सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखी। सुलगती फैक्ट्री से आग और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। फैक्ट्री का हर हिस्सा आग और धुएं में घिरा नजर आया। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। बहुत तगड़ी आग है भाई साहब, बहुत तगड़ी आग है। इतनी पब्लिक होती है। ऐसे में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि ये आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन में जिस धौली गंगा के किनारे राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां अचानक नदी का पानी बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद इस खबर ने कुछ देर के लिए वहां राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों को डरा दिया और पानी के बढ़ने की खबर मिलते ही सभी लोग काम छोड़कर तेजी से सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए। रैणी गांव में सैलाब से जो पुल टूट गया था, उसे बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जो मजदूर उस पुल को बनाने के काम में जुटे, वो भी अपनी जान बचाकर ऊंचाई वाली जगहों पर भागते नजर आए। तमाम जितनी मशीनें थी उन सबको वहां से हटाया जा रहा है। जितने भी ट्रक्स अंदर गए हुए थे उन सबको निकाला जा रहा है। सारे लोग ऊपर आ गए हैं। पहले से मुस्तैद प्रशासन ने भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी। पानी बढ़ने की संभावना है, ऊपर से धुआं आया है, पानी बढ़ सकता है। रैणी गांव की तरफ तपोवन में भी कुछ देर के लिए ऐसा ही माहौल बना रहा। जिस सुरंग में पिछले 5 दिन से राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां से भी सभी बचाव कर्मियों को बाहर बुलाया गया। तपोवन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अधिकारी थे, लेकिन अचानक यहां पर यह बताया जा रहा है कि पीछे से पानी बढ़ रहा है। बहुत देर तक प्रशासन के अधिकारियों ने नदी के जल स्तर पर नजर बनाए रखी और जब उन्हें लगा कि इस बार किसी तरह का खतरा नहीं है, तो काम को फिर से शुरू किया गया। अभी यहाँ पर काम फिर शुरू हो गया है, लेकिन जितनी भी टीमें हैं, कुछ ही टीमें वहाँ जा रही हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं। चमोली जिले में 7 फरवरी को हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। उस हादसे के बाद वहां उम्मीद की आखिरी किरण उस सुरंग पर टिकी है जिसके अंदर लोग फंसे हैं, लेकिन उनके बचने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। एनटीपीसी के इस प्लांट में 27 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनको बचाने के लिए सेना, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी। लेकिन सुरंग के अंदर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में राहत दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो मलबा हटाने की है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जा रही है, लेकिन रास्ते में जगह जगह चट्टानें उनकी राह में रोड़ा बन रही। हम मलबा निकाल रहे थे 3 दिन से, उसमें खत्म नहीं हो रहा, मलबा आए जा रहा है।
इतना ही नहीं, कई बार तो ड्रिल करने वाली मशीन टूट जाने से भी राहत और बचाव के काम में देरी हो रही है, जिससे उन लोगों के जिंदा होने की खबर, जिंदा होने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ खत्म होती जा रही है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी उस टनल में पहुंची जहां ये मुहिम जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त पहुंचा है उस टनल के अंदर जहां पर पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल भी वहां पहुंची। उनके साथ उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर समेत कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। हर कोई चाहता है कि जो अंदर है वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, ईश्वर उनकी अंदर मदद कर रहा हो। हालांकि पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक सुरंग में सिर्फ 120 मीटर का ही रास्ता साफ हो पाया है। उत्तराखंड त्रासदी में तबाह हुए पुलों को बनाने के लिए सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO ने मोर्चा संभाल लिया। 7 फरवरी को आए सैलाब में गांवों को शहरों से जोड़ने वाले कई पुल बह गए थे, जिससे उनके बीच का संपर्क पूरी तरह टूट गया। उन गांवों को एक बार फिर जोड़ने के लिए BRO के कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। तपोवन के रैणी गांव से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां पुल बनाने का काम जोर शोर से जारी है। मशीनों की मदद से वहां जमा हुए मलबे को हटाया जा रहा है। हालांकि फिसलन की वजह से कर्मचारियों को काफी परेशानी भी हो रही है। लगातार टीमें काम कर रही हैं कि जिससे कि जो गांव ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनको एक बार फिर से जोड़ा जा सके। खबर है कि 3 से 4 दिनों में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जान जोखिम में डालकर उन गांवों तक पहुंची जहां पहुंचना इन दिनों बेहद मुश्किल है। पुल टूट जाने से लोगों को पहाड़ों पर जैसे तैसे चलकर जाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से उन गांवों में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। दिल्ली हिंसा मामले में एक और कार्रवाई। 26 जनवरी को दिल्ली की बुराड़ी में हुई हिंसा के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन लोगों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिए। दिल्ली में द इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसका लक्ष्य है कि खिलौनों के कारोबार में भी भारत आत्मनिर्भर बने और बाहर से आयात न करना पड़े। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या की वजह अवैध संबंध होने की आशंका जताई। पीएम मोदी 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश के लिए 24 देश हिस्सा लेंगे, जो कि 3 दिन ऑनलाइन चलेगा। मैरीटाइम समिट देश के मैरीटाइम सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री से पूछताछ चल रही है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, लेकिन इस बीच एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां वो किसान रैली को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक महिला की हत्या का केस सुलझाने का दावा किया, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। यूपी के सुल्तानपुर में एक बेकाबू कार ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। संसद में बजट पर चल रही चर्चा में बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े तो हुए, लेकिन बजट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। करीब 20 मिनट तक राहुल केवल कृषि सुधार कानूनों पर बोलते रहे, जिस पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सर मैं आ रहा हूँ बजट पे, मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूँ। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ अभी, फाउंडेशन। संसद में बजट पर चल रही चर्चा राहुल गांधी के खड़े होते ही बंद हो गई और हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर बार बार राहुल को टोकते रहे। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूँ सर, बजट पे आ रहा हूँ। लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री को रूल बुक से नियम पढ़कर सुनाना पड़ा और समझाना पड़ा कि बजट पर हो रही चर्चा में कुछ और बोलना नियमों के खिलाफ है। like to remind him that he should restrict his speech to the budget. मंत्री बार बार उन्हें टोकते रहे। बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है। राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी। लेकिन राहुल पर फर्क नहीं पड़ा। पूरा भाषण वो ऐसे सुनाते रहे जैसे किसी जनसभा में भाषण दे रहे हों। आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट। माननीय सदस्य आप आसन को हमारे 2 मित्रों में से यहाँ तक कि गुस्से से लाल राहुल अपनी दादी के दिए नारे का ही मजाक उड़ाने लगे। हम 2 हमारे 2। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम 2 हमारे 2। ये नारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंख्या विस्फोट पर काबू करने के लिए दिया था। खुद राहुल के चाचा संजय गांधी ने उस वक्त इस अभियान को कामयाब बनाने में खूब दम लगाया था। लेकिन राहुल इसी नारे का मजाक बार बार उड़ाते रहे। ये किसकी सरकार है?
हम दो, हमारे दो। संसद भवन में राहुल टोका टाकी के बावजूद नहीं रुके। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। करीब 20 मिनट किसान बिल पर बोलने के बाद राहुल ने बजट पर बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। नेपाल में कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली और उनकी ओर से लिए गए फैसले के विरोध में बवाल थमता नहीं दिख रहा। वहां की संसद भंग करने और दोबारा चुनाव करवाने के फैसले के खिलाफ ओली के विरोधी फिर से राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे और उन्होंने वहां जमकर नारेबाजी की। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर हाथों में पोस्टर लेकर अपना विरोध जताते दिखे। सभी ने पीएम ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम ओली के फैसलों से खफा चढ़ रहे लोगों का गुस्सा राजकुमारी झाकरी नाम की एक नेता की गिरफ्तारी ने और बढ़ा दिया। राजकुमारी झाकरी ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के खिलाफ बयान दिया था। हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरी राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। एक जगह पर तो कुछ लोग पुलिस के रोके जाने पर भड़क गए और वो उससे धक्का मुक्की करने लगे। लोगों के गुस्से को शांत करवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पीएम ओली के विरोध में ये प्रदर्शन उनकी ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक गुट से जुड़े छात्र संगठन ने किया। इस गुट की अगुवाई पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड करते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से फैसले वापस लेने की मांग दोहराई। 107 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार हवा ने रूस के मागादान शहर को झकझोर कर रख दिया। इमारतों को नुकसान पहुंचा, बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि वहां किसी को चोट पहुंचने की खबर नहीं है, जो कि किसी अचंभे से कम नहीं, क्योंकि तेज हवा की वजह से कई मकानों की टिन की छतें उखड़कर जमीन पर गिर गई। जगह जगह उनका मलबा पड़ा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में लकड़ी की एक छत तो नीचे खड़ी गाड़ी पर ही जा गिरी और उसका कचूमर निकाल दिया। कई इमारतों की खिड़कियां भी टूट गई। हवा के जोरदार झोंकों ने लोगों का चलना ही मुश्किल कर दिया। वो हवा के दबाव में कदम बढ़ाने के लिए भी मशक्कत करते नजर आए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जहन में खौफ पैदा करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कोर्ट परिसर में एक वकील पर एक शख्स ने गंडासे से हमला कर दिया। हमले की यह तस्वीर पार्क में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि कोर्ट परिसर के पार्क में वकील महेंद्र सिंह तंवर अपने साथियों के साथ बैठे थे। तभी पीछे से एक आदमी ने गंडासा लेकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन महेंद्र सिंह तंवर ने फुर्ती दिखाई और एक कुर्सी की आड़ लेकर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि इस बीच वो जख्मी भी हो गए। साथी पर हमला होता देख वकीलों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग जिस कुर्सी पर बैठे थे वही उठाकर हमलावर की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक हमलावर भी वकील के पीछे गड़ासे के साथ दौड़ा। महेंद्र सिंह तंवर के बेटे का आरोप है कि प्लानिंग के तहत उनके पिता पर हमला किया गया। उन्होंने हमले के पीछे पुराने विवाद को बताया। कॉल डिटेल से कहाँ ये मुलजिम गया था, आया था, किसके कांटेक्ट में था, कहाँ प्लानिंग बनी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना से वकील दहशत में हैं। बार एसोसिएशन प्रधान गुरतेज सेको ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जैसी ये घटना हुई है तो कोई भी आ सकता है हथियार लेके, इतना बड़ा हथियार 3-4 फुट की वो गंडासी थी, वो लेके अगला ऊपर घूम रहा है और यहाँ पे आया है, तो हमारी सुरक्षा कहाँ रहेगी फिर यहाँ पे। कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार के जमुई में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के परिवार वालों ने फीस के मुद्दे पर सड़क जाम कर हंगामा किया। उनकी मांग है कि उनसे आधी फीस ली जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्कूल प्रबंधन उनकी सुनने को तैयार नहीं, तो वो स्कूल के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस हंगामे को शांत कराने के लिए वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे। उन्होंने इन लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। शांत रहिए, चिल्लाने से चिल्लाना नहीं सर। सड़क पर जाम लगने से बेपरवाह ये प्रदर्शनकारी काफी देर तक जमकर नारेबाजी करते रहे। स्कूल प्रबंधन को अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस देने वाले इन माता पिता ने अपनी बात को बेहिचक सबके सामने रखा। पेमेंट मांग रहे हैं पूरा, हम लोग कह रहे नहीं आधा देंगे और इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। इन लोगों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर गाड़ियों का अंबार लग गया। ऐसे में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से हटाकर जाम खुलवाना पड़ा। भारत के बाजारों में चीन के बने सस्ते खिलौनों की भरमार रोकने के लिए सरकार एक प्रदर्शनी आयोजित करने वाली है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाली ये प्रदर्शनी वर्चुअल होगी। इसका नाम होगा इंडिया टॉय फेयर, जिसमें लोकल शिल्पकार, खिलौना बनाने वाले कारीगर और उद्योगपति ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जिस पर शिल्पकार और उद्योगपति रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शनी में 1000 उद्योगपति शामिल हो सकते हैं।
राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में आज से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस किसानों के सहारे अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी है। लगातार किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में राहुल आज किसानों की एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहली किसान रैली को संबोधित करेंगे, फिर गंगानगर में दूसरी किसान रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच राहुल गांधी तेजाजी मंदिर के दर्शन भी करेंगे, जिसके बाद कल भी राहुल 2 किसान रैली करने के बाद ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान रैलियों के जरिए कांग्रेस की नजर पश्चिमी यूपी पर भी है, जहां 2022 के चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की एक महिला को एक्टर सलमान खान का घोड़ा बताकर बेचने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ठगी का शिकार हुई इस महिला ने पिछले महीने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने एक आदमी पर झूठ बोलकर उससे 13 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। उस महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे यह बताकर घोड़ा बेचा था कि वो सलमान खान के मुंबई के पनवेल में मौजूद फार्म हाउस में घोड़े की देखरेख करता, जिस पर यकीन करके महिला ने उसे 1 लाख रुपए कैश और 12 लाख रुपए चेक से दिए थे। लेकिन पूरी रकम देने के बाद भी जब उसे घोड़ा नहीं मिला तो उसने पिछले साल अगस्त में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ऑफिसर को कहा है कि उसमें प्रॉपर जांच करे और स्वतंत्र और निष्पक्ष अनुसंधान करके रिपोर्ट करे। इटली से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां तेज बर्फबारी और रेत की आंधी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ये घटना 5 साल में एक बार होती, जब बर्फ के बीच रेत पहुंचती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज हवाएं अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की रेत को यूरोप तक ले जाती, और इस बार जब वहां ऐसा हुआ तो बर्फ से लदे पहाड़ और उसके आसपास के इलाके नारंगी रंग से ढंक गए। ड्रोन कैमरों से रिकॉर्ड की गई इन तस्वीरों में वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और हवा में फैली रेत का अंबार नजर आया। वहां की सड़कें, पेड़ पौधे, ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों के मकान, सब कुछ बर्फ और रेत में समाये नजर आए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई। मौसम के इस बिगड़े मिजाज में भी कुछ लोग मौज मस्ती करना नहीं भूले। उनकी इस मस्ती में सहारा के रेगिस्तान की रेत ने थोड़ा खलल जरूर डाला। Siamo pieni di sabbia, quindi tutti quelli che faranno l'escursione oggi. वहां के लोग बर्फबारी और ठंड की मार से पहले ही परेशान थे और अब रेत की आंधी ने उन्हें अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। अहमदाबाद से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें प्रफुल्ल शाह नाम के कांग्रेस नेता की पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। वहां 21 और 28 फरवरी को 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसकी टिकट इन कार्यकर्ताओं को नहीं मिली। इसी बात पर वो प्रफुल्ल शाह से खफा हो गए। उन्होंने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस नेता प्रफुल्ल शाह से मारपीट की, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि कुछ लोग उनके पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने उन्हें बातों में लगाया और इस बीच पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि कांग्रेस नेता को समझ पाते, उन्होंने प्रफुल्ल शाह को सरेआम पीटना शुरू कर दिया। एक शख्स तो डंडे से मारपीट करता दिखाई दिया। उन्होंने प्रफुल्ल शाह को सड़क पर गिराकर खूब पीटा। हमला करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से प्रफुल्ल शाह बिल्कुल लाचार दिखाई दिए। कुछ देर बाद वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दफ्तर के अंदर चले गए। हर गुजरते दिन के साथ म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। अब वहां थिएटर के कलाकार भी सेना की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कूद पड़े और इसके लिए उन्होंने अपनी कला का ही सहारा लिया, जिसके बाद म्यांमार के मैंडले शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा जैसे वहां सेना का विरोध नहीं बल्कि कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। कलाकार पारंपरिक लिबास में ऐसे सज धज कर सड़कों पर उतरे कि सैन्य शासन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में रंग भर गए। कुछ प्रदर्शनकारी तो भूतों के भेष में विरोध करते दिखे। वहीं यांगन शहर में रोजाना सड़कों पर उतर रहे छात्रों ने भी इस बार कुछ हटके करने की कोशिश की। उन्होंने ग्रेजुएशन गाउन पहनकर शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और सेना से चुनी हुई सरकार को सत्ता वापस करने की मांग की। यूपी के लखीमपुर खीरी से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें वन विभाग की टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया कि इस तेंदुए से बीते 2 महीने से वहां के लोग परेशान थे, जिसे वन विभाग के कुछ कर्मचारी लगातार पकड़ने की कोशिश में जुटे थे। जब उनका कोई पैतरा काम नहीं आया तो उन्होंने गन्ने के एक खेत में एक पिंजरा लगाकर छोड़ दिया, जिसमें वो सफल भी हुए। तेंदुआ आकर उस पिंजरे में कैद हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में ये साफ दिखा कि पकड़ में आने के बाद वो कितना खूंखार हो गया। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे दुधवा टाइगर रिजर्व ले जाकर छोड़ दिया।
कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों के छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की। कृषि सुधार कानूनों की वापसी समेत कई मांगों के लिए सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बैरिकेडिंग के पास पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती कर दी गई। पानी की बौछार शुरू होते ही भीड़ छटने लगी। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी वाटर कैनन के सामने भी डटे रहे। सड़क पर जमे बाकी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सामने जो भी कार्यकर्ता आया, पुलिस ने उस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर में सड़क से भीड़ तो छट गई, लेकिन लाठियां खाने के बाद जख्मी हुए कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर यहां वहां गिरे नजर आए, जिन्हें उनके साथी उठाने लगे। लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस ने पहले से भारी इंतजाम किए थे। लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोलकाता की पुलिस की तैयारी देखिए। यहाँ पर बीच रास्ते में गड्ढे बना करके इसमें खंभे लगाकर बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस के लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने की खबर है। इसी तरह मुंबई में भी कृषि सुधार कानूनों के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज नाम की पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में इकट्ठा हुए ये लोग वहां कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहते थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सकें, इसके लिए पुलिस ने वहां पहले ही बैरिकेड लगा दिए थे, लेकिन कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। जो आक्रोश आपको दिख रहा है, और मुंबई पुलिस की टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो है इन लोगों को बैरिकेड्स के पीछे ही रखा जाए। कुछ देर बाद में वो लोग सड़क पर ही बैठकर धरना देने लगे। इन लोगों ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। ये लूटने की और लोगों को तकलीफ देने की ये साजिश चल रही है, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा, हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई, जिसके लिए उन्होंने 50,000 पोस्ट कार्ड भेजे। और इसके लिए वो बिहार की अलग अलग जगहों से आए पोस्ट कार्ड के साथ पटना के मेन पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां आरजेडी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। तेज प्रताप पोस्ट मास्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए, फिर उन्होंने सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ किए। इसी बीच एक कार्यकर्ता ने पोस्ट कार्ड से भरा डिब्बा उनके सामने लाकर रख दिया। तेज प्रताप ने डिब्बे से कुछ पोस्ट कार्ड निकाले और स्टैंप लगाने के लिए बढ़ाया। फिर पोस्ट ऑफिस के बाकी लोग पोस्ट कार्ड पर मोहर लगाने में जुट गए। लालू यादव की रिहाई की मुहिम में लगे तेज प्रताप ने इसे आजादी पत्र का नाम दिया है, जिसे पटना की पोस्ट ऑफिस से राजभवन कुरियर किया गया। अभी तक 1 लाख हमने पोस्ट कार्ड भेजने का काम किया है, और आज जो पोस्ट कार्ड है वो 50,000 के लमसम हम लोगों ने अभी यहाँ पर लाने का काम किया। इससे पहले भी वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास 1 लाख आजादी पत्र की पहली खेप भेज चुके हैं। इन चिट्ठियों में लालू की सेहत और उम्र का हवाला देकर उनकी रिहाई की मांग की गई है। वैसे दुमका कोषागार केस में झारखंड हाईकोर्ट में आज लालू यादव की बेल पर सुनवाई भी है। हाथरस केस की चार्जशीट में हिंसा भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि ईडी ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लखनऊ की कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें इस बात का पता चला है कि पीएफआई के छात्र संगठन के नेता के रऊफ ने खाड़ी देशों में फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए मंगवाए, जिनका इस्तेमाल सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों, दिल्ली दंगों और हाथरस में हिंसा भड़काने के लिए होना था। यही नहीं, पिछले कुछ साल से पीएफआई के अलग अलग अकाउंट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई, जिसका चार्जशीट में जिक्र है। ईडी इस बात की भी जांच में जुटा है कि ये रकम किस तरह इकट्ठा की। के रऊफ को पिछले साल उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो देश छोड़कर भागने की फिराक में था। तमिलनाडु में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। तमिलनाडु में कांग्रेस से निलंबित कराटे त्यागराजन बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने उन्हें बीजेपी की मेंबरशिप दिलाई। यूपी में 7 आईएएस अफसरों को तबादला कर दिया गया। प्रियंका निरंजन जालौन की डीएम बनी तो अनंत सिंह को हापुड़ की जिम्मेदारी मिली। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 रेप के आरोपी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस को एक ट्रक से 30 चोरी की भैंस, 2 बाइक भी बरामद हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन उनकी रिहाई अभी मुश्किल है क्योंकि एक और केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। झारखंड में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। नीरज सिन्हा को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया, जो कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। लॉकडाउन के बाद पुणे के सिम्बोयसिस स्कूल को खोल दिया गया, जहां बच्चों का स्वागत किया गया।
लोकसभा में राहुल गांधी के हमले का जवाब बाहर आकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने बजट पर कुछ न बोलने के लिए राहुल को निशाने पर लिया। मुझे समझ में नहीं आया कि वो देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। बजट पर एक शब्द नहीं बोला। राजस्थान के लक्ष्मीगढ़ में राकेश टिकैत ने किसानों में भ्रम फैलाने का काम किया। वहां उन्होंने कानून का समर्थन करने वाले किसानों को भी भड़काने की कोशिश की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बाला साहेब ठाकरे के समाधि स्थल पर गए, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधा। जल्दी राज्यपाल जी को सद्बुद्धि है और संवैधानिक व्यवस्था को वो अच्छे से निभाएं। भारतीय रेलवे ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने देश भर में 84 जगहों पर अपनी खाली पड़ी जमीन को 45 साल के लिए लीज पर देने की योजना बनाई है। इससे न सिर्फ बेकार पड़ी जमीन से कमाई का रास्ता खुलेगा, बल्कि जमीन पर अतिक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यही नहीं, रेलवे ने राजस्थान के सवाई माधोपुर और चेन्नई में खाली पड़ी जमीन के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं, जहां पर निजी कंपनियों की मदद से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जैसी चीजें तैयार की जाएंगी। खबर यह भी है कि निजी साझेदारी की मदद से 123 रेलवे स्टेशनों को भी नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। रेलवे ने जो योजना बनाई है उसके मुताबिक अपनी जमीन को निजी हाथों में लीज पर देकर भारतीय रेल न केवल अपनी कमाई बढ़ाने जा रहा है, बल्कि इससे उसकी जमीन भी सुरक्षित रह पाएगी। यूपी के कासगंज कांड पर बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस वालों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चलने का दावा किया है। सुरेंद्र सिंह का दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्ती हुए पुलिस वाले बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं। कासगंज में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी, जबकि एक दारोगा गंभीर रूप से घायल हैं। जो भी ये सब घटनाएं हुई, शराब का, कच्चा शराब का तो धंधा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है और कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को, पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम कराना लोभी स्वभाव है। और मैं दुख के साथ कह सकता हूँ, दूसरे क्या बात करते हैं, मैं तो बलिया के रेवती का, भाखर का स्वयं कह रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसा पुलिस का अधिकारी नहीं है ऊपर से नीचे तक जिसको मैं लिखित नहीं दिया। अमेरिका के अटलांटा में एक डोनट के स्टोर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये स्टोर काफी बड़ा था और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना था, जिसमें आग लगते ही आसपास की इमारतों के भी चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्टोर का एक हिस्सा भीषण लपटों में घिरा नजर आया और दमकल हाइड्रोलिक क्रेन से उसके जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करती दिखी। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ही स्टोर को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। आग लगने के बाद उसके बाहर के हिस्से का बस ढांचा बच गया, जबकि अंदर रखा सामान राख का ढेर बन गया। हालांकि यह हादसा रात के वक्त हुआ और इसलिए उसमें किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूपी के फिरोजाबाद के पास एक्सप्रेसवे पर एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ और कोयला भरा होने की वजह से पूरा ट्रक कुछ ही पलों में पूरी तरह आग में घिर गया। सामने आई तस्वीरों में उससे तेज लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि वहां मौजूद दमकल कर्मी पानी की बौछार कर आग बुझाने में जुटे दिखे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से कूद गए, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने धांधली रोकने समेत कई मांगों पर जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये लोग बैनर, पोस्टर और नारे लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए, जिन्हें पुलिस के जवानों ने बीच रास्ते में बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें संभाला जा सके। इस दौरान पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की भी अपील की। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ धरना स्थल नहीं है, सारे सड़क को खाली कर दें। लेकिन इस अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो सड़क पर ही डटे रहे। अधिकारी काफी देर तक इन प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। लोकसभा में हम दो हमारे दो के जुमले के साथ राहुल ने सरकार पर निशाना साधा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। चर्चा के बाद गिरिराज सिंह ने सदन के बाहर राहुल के बजट पर कुछ न बोलने पर सवाल उठाए, क्योंकि लोकसभा में चर्चा बजट पर हो रही थी, लेकिन राहुल किसानों के कंधे पर बंदूक रख सरकार को घेरने में लगे थे। राहुल ये भी भूल गए कि हम दो हमारे दो योजना उनकी दादी ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाई थी।
और अब सरकार को घेरने में राहुल ने उसका ही मजाक बना दिया। राहुल गांधी एक रामायण की पंक्ति है, अपने दिल से जान पराए दिल का हाल। एक है ये पंक्ति। आज लोकसभा के अंदर जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि दो हम हमारे दो, ये आप बीती कहा, माँ बेटे और बहन बहनोई, यही हम दो हमारो दो, यही चलाए उन्होंने सरकार को। और हाउस के अंदर शायद ऐसा उनका बर्ताव रहा। दिव्यांग छात्रों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग छात्रों को यूपीएससी परीक्षा में उनकी जगह लिखने के लिए सहयोगी देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 3 महीने में इस मुद्दे पर नियम और कानून बनाए। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में दिव्यांगों को सहयोगी मिलना चाहिए, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में अब तक उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती थी, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यूज़ 18 से बातचीत में अनंत राय ने बंगाल में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। अनंत राय कूच बिहार राजघराने के वंशज हैं। अनंत राय गृह मंत्री अमित शाह से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं और माना जाता है कि बंगाल के कई जिलों में इनका प्रभाव है। आप असम में और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक समीकरण इसमें आसाम में जो है तो बीजेपी का शासन है। अभी तो बंगाल में है, बंगाल में बीजेपी आना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। जो आपका माध्यम में दिख रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है, तृणमूल का स्थिति ठीक नहीं है। अमेरिका के मिनेसोटा में झील में फंसे 26 मछुआरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि वो झील के ऊपर जमी बर्फ पर खड़े थे, जो अचानक टूटकर अलग हो गई और फिर सब वहां फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें वहां से निकालकर किनारे तक लाई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो सभी झील के किनारे से दूर बर्फ की मोटी परत पर मदद के इंतजार में खड़े नजर आए। इसके बाद एक एक कर कुछ नावें उनकी मदद के लिए पहुंच गई। ठंडी हवाओं और चारों तरफ बिछी बर्फ के बीच फंसे मछुआरों ने इसे काफी डराने वाला अनुभव बताया। We out there for 2.5 hours and we heard a few cracks, but then a pretty good pop happened. हालांकि वक्त रहते मदद पहुंचने की वजह से उन सभी की जान बच गई। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद जमकर बवाल हुआ। चुनाव में पीछे रहने वाली पार्टी के समर्थकों ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया और सड़कों पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। पार्टी के हजारों समर्थकों ने इक्वाडोर के नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल यानी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और हाथों में पार्टी के झंडे लेकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें इमारत तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन वो सभी कई घंटे तक इमारत के बाहर जमा रहे। रविवार को हुए चुनाव में कोई भी पार्टी जीत के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं छू सकी है और इसलिए अब अप्रैल के महीने में दोबारा मतदान होगा। आंध्र प्रदेश के कड़पा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अतिक्रमण हटाने पहुंची म्युनिसिपल कमिश्नर को लोगों ने दौड़ा दिया। घटना तब हुई जब वो अधिकारी सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों के साथ वहां पहुंची, लेकिन उनके पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि उस महिला अधिकारी को अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगानी पड़ी। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वो महिला अधिकारी सड़क पर भागती दिखी और उसके पीछे लोगों का हुजूम दौड़ता नजर आया। खुद को भीड़ से बचाने के लिए वो पास की एक दुकान में घुस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने दुकान का शटर बंद कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने एक आदमी से मारपीट शुरू कर दी, जिसे पुलिस के जवान बचाने की कोशिश करते रहे। इस घटना की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, जिस पर कई लोग उनसे उलझ गए। पश्चिम बंगाल के हुगली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पाइप फैक्ट्री आग की भीषण लपटों में गिर गई। हादसे के वक्त वहां कई मजदूर अपने काम में जुटे थे, तभी तेज लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत के चारों तरफ आग की कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इससे पहले कि आग आसपास की दूसरी इमारतों में फैलती, लोगों ने दमकल विभाग को खबर की, जिसके बाद थोड़ी देर बाद
दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। इस बीच वहां डर की वजह से लोग एक ही जगह पर जमा हो गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। राजस्थान के कोटा में नगर निगम की एक बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब शहर की सफाई के मुद्दे पर बीजेपी के पार्षदों ने महापौर को घेरना शुरू किया। तभी कांग्रेस की एक पार्षद ने बीजेपी पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तो उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। बीच बचाव करने के बजाय दोनों दलों के पार्षद एक दूसरे से लड़ने लगे। बाद में इस मुद्दे पर बीजेपी धरने पर बैठ गई। करीब आधे घंटे तक वहां जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से महापौर को बैठक खत्म करने की घोषणा करनी पड़ी। मुंबई में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में कैनरा बैंक के कर्मचारी भी जांच के घेरे में आ गए। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि नेपाली नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का ये गोरख धंधा कैनरा बैंक के अंदर मौजूद एक सेंटर से चलाया जा रहा था। इस सेंटर को UIDAI यानी आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी ने बैंक के रजिस्ट्रार के नाम जारी किया था, लेकिन बैंक के नाम पर जारी हुए इस सेंटर को एक निजी कंपनी के हाथ में दे दिया गया, जो नेपाली नागरिकों से मोटी रकम लेकर उनका आधार कार्ड बना रही। रिपोर्ट के मुताबिक 100 रुपए में बनने वाले आधार के लिए 3,500 से लेकर 8,000 रुपए तक वसूले जा रहे थे और इसी वजह से अब बैंक के रजिस्ट्रार समेत कई दूसरे कर्मचारी भी मुंबई पुलिस के रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही। यही नहीं, पुलिस को इसी तरह कई दूसरे बैंकों में भी फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने का शक है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के जवानों ने बर्फ और खून जमा देने वाली ठंड के बीच सरहदों की रक्षा का अभ्यास किया। हजारों फीट की ऊंचाई पर इन जवानों को यह ट्रेनिंग सेना के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में दी गई, जहां जवानों ने बर्फ से लदे पहाड़ों पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास किया। ये जवान ठंड की परवाह किए बगैर अपनी ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम देते दिखाई दिए। हाथों में हथियार थामे इन शूरवीरों ने दुश्मन की साजिश को नाकाम करने का अभ्यास किया। खतरनाक बर्फीले रास्तों से लोहा लेते हुए किसी मिशन को अंजाम कैसे दिया जाए और कैसे अपनी टुकड़ियों के साथ आगे बढ़ा जाए, इसके गुर भी उन्हें सिखाए गए। अगर किसी ऑपरेशन के दौरान कोई जवान घायल हो जाए तो उसे दुश्मनों से बचाते हुए कैसे तेजी से इलाज के लिए ऊंची चोटी से नीचे लाना है, ये भी जवानों को बताया गया। ग्लेशियर में या कारगिल में या ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां पे बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में सख्त निगरानी रखने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। यही नहीं, अगर कहीं बर्फीला तूफान आए और वहां के लोग मुश्किल में फंस जाएं या फिर कोई बर्फ के नीचे दब जाए तो उन हालात में कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ों की भी ट्रेनिंग वहां दी गई। इसके अलावा बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच खास तरह के उपकरणों के इस्तेमाल का अभ्यास भी जवानों ने किया। महाराष्ट्र के बुलढाणा से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां जश्न के समय कुछ लोगों ने हवा में जमकर तलवारें लहराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। असल में वो सभी बुलढाणा नगर पालिका उपाध्यक्ष के समर्थक थे, जो उनकी सालगिरह का जश्न मना रहे थे, लेकिन जश्न के जोश में वो होश खो बैठे और हाथों में तलवार उठाकर नाचने लगे। सामने आए वीडियो में वो खुलेआम शान में तलवारें लहराते नजर आए। इस भीड़ में कुछ ऐसे भी दिखे जिन्हें कुछ लोग अपने कंधों पर बिठाकर नाच रहे थे। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई में देर नहीं की और 2 लोगों को पकड़ लिया। यूपी के बागपत में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। 3 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस के अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले और मिर्ची बम का भी इस्तेमाल किया। और इसकी जरूरत तब पड़ी जब एक बदमाश गन्ने के खेत में छुप गया। एक तरफ पुलिस वाले सरेंडर करने की अपील करते रहे, दूसरी तरफ खेत में मिर्ची बम फेंकते रहे। चारों तरफ से घिर चुके हो, तत्काल पुलिस को अपने को पुलिस के हवाले कर दो। बागपत में कारोबारी से कार लूटने की घटना के बाद बदमाशों की धरपकड़ शुरू हुई थी, लेकिन मुलजिम पुलिस से बचने के लिए गन्ने के खेत में छुप गए। 2 बदमाशों को तो कुछ ही देर में पुलिस वाले खेतों के बीच से निकाल कर ले आए। दोनों बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो चुके थे, लेकिन तीसरा बदमाश हाथ नहीं आया। आपके द्वारा गाड़ी लूट की घटना की गई है, आज तौबा करें पुलिस के समक्ष, जब फायरिंग न करें। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। छुपे हुए बदमाश को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और मिर्ची बम का खूब इस्तेमाल किया। बाद में जब बदमाश ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें 3 बदमाश घायल हैं, उनसे और पूछताछ की जा रही है। जो पीड़ित हैं वो इसमें स्वस्थ हैं और सेफ है। उनकी गाड़ी जो लूटी गई थी वो भी रिकवर्ड है। 3 घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
पिछले 10 महीने से एलएसी पर जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन में तैनात सैनिक और टैंक को वापस भेजना शुरू किया है और इसकी शुरुआत हुई है पैंगोंग के फिंगर एरिया और दक्षिणी छोर से। पहले दिन कुछ तयशुदा जगह तक दोनों देशों के टैंक लौटे, वहीं पैंगोंग के उत्तरी छोर यानी कि फिंगर एरिया से भी चीनी सैनिकों की संख्या कम होनी शुरू हुई। वहीं समझौते के तहत पिछले 10 महीनों में भारत और चीन जो भी अस्थायी निर्माण फिंगर 4 से 8 के बीच बनाए थे उसे भी हटाने होंगे। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं में समझौता हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी संसद में दी और सेना की तरफ से इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दोनों देशों की फौज के अधिकारी आमने सामने बैठकर एक समझौते पर दस्तखत करते दिखे। शांत माहौल में दोनों तरफ के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया। पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक पीछे हटते दिखाई दिए, फिर भारतीय फौज के टैंक भी पीछे हटते हुए दिखे। दोनों ही देशों की फौज पिछले कई महीनों से आमने सामने थी और एलएसी पर तनाव का माहौल बना हुआ था। फौज के पीछे हटने से जुड़े समझौते की जानकारी सबसे पहले रक्षा मंत्री ने संसद में दी। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। हालांकि रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस को यह कहने का मौका मिल गया कि चीन की फौज हमारी सीमा में आई थी। पहले जैसा स्थिति थे उस स्थिति में चीन को जाना चाहिए। मतलब चीन घुसे थे, इसीलिए ना पहले जैसे स्थिति में जाने के लिए हम गुहार लगा रहे थे, इसलिए कि चीन ज्यादा घुस गए थे। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाओं के पीछे हटने पर दोनों फौजें मिलकर नजर रखेंगी। अभी हुए समझौते के मुताबिक पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर से दोनों सेनाओं के टैंक पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिलेवार तरीके से पहले टैंक और फिर पैदल सेना के इस्तेमाल की बख्तरबंद गाड़ियां हटाई जाएंगी। पैंगोंग के उत्तरी छोर से यानी फिंगर एरिया से भी चीन की फौज के सैनिक कम होने शुरू हो गए। इसके अलावा पिछले 10 महीनों में जो भी निर्माण फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच भारत और चीन की फौज ने किए हैं वो सभी हटाए जाएंगे। सेनाओं के पीछे हटने की शुरुआत दोनों देशों की सेनाओं के लोकल कमांडर की बैठक में हुए समझौते के बाद हुई और समझौते के तहत पीछे हटने की पूरी प्रक्रिया का जॉइंट वेरिफिकेशन होगा, यानी दोनों फौजें मिलकर देखेंगे कि जो तय हुआ वो हो रहा है या नहीं। सवाल की एक बात यह कि लद्दाख में पिछले 10 महीने में चीन की सारी हेकड़ी भारत की सेना ने निकाल दी। पिछले साल अप्रैल मई में चीन की सेना ये कोरोना संकट की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। चीन के सैनिकों की ताकत का घमंड भी हमारे जांबाजों ने गलवान घाटी में दफन कर दिया। चीन की आखिरी गलतफहमी यही थी कि भारतीय सेना लद्दाख में सर्दियों की जो बर्फबारी नहीं झेल पाई। वो भ्रम भी टूटा तो चीन के घमंड का ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया।